आज हम पार्ट 3 धातु और अधातु के बारे में पुनः पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में हमने पढ़ लिया था। धातु और अधातु के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आयनिक यौगिक और उनके गुणधर्म के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसके आगे धातु और अधातु के विषय में पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ में जो पढ़ेंगे वो देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति, कि धातुओं को कहाँ से प्राप्त किया जाता है। वैसे तो आपने अपने चारों तरफ कई प्रकार के धातु देखे होंगे। कभी आपने मिट्टी को खोदा हो या आप कभी गांव में गए हो तो मिट्टी भी धातुओं का ही स्रोत है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भूमि से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वह एक तरह से धातुओं का स्रोत होती हैं। पृथ्वी की भूपटल धातुओं का मुख्य स्रोत है। अर्थात पृथ्वी के अंदर जो मिट्टी वाला भाग है या मिट्टी के नीचे जो वाला भाग है वो धातुओं का मुख्य स्रोत है। अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तात्पर्य यह है कि ये धातुएं किसी न किसी तत्व के साथ या समूह के साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि कुछ धातुएं जो होती हैं मुक्त अवस्था में अर्थात फ्री अवस्था में पाई जाती हैं, अर्थात किसी अन्य धातु के साथ जुड़ी हुई या अन्य तत्व के साथ जुड़ी हुई या अन्य समूह के साथ जुड़ी हुई नहीं पाई जाती हैं। इन्हें आसानी से मुक्त अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनियम आदि ऐसी धातुएं हैं जो हमें मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाती हैं, जिसमें से सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि कॉपर और प्लेटिनियम ये कुछ तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में भी पाई जा सकती हैं। करने के लिए जो पहला चरण है, यह धातुओं से संबंधित जो पहली चीज़ है वह है खनिज। हम कोई मिट्टी का डेला भी उठाते हैं तो वो भी एक प्रकार का खनिज है, या कोई हम पत्थर उठाते हैं तो वह भी एक प्रकार का खनिज ही होता है। खनिज को हमने यहाँ परिभाषित किया है। खनिज को यहाँ हमने परिभाषित किया है। खनिज पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। सीधा सा तात्पर्य यह है कि हम अगर पृथ्वी से कोई भी एक कंकड़ भी उठाते हैं तो भी वह खनिज ही होता है। अयस्क, खनिज से अयस्क प्राप्त होता है और इस अयस्क से ही मुख्य रूप से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। वास्तव में अयस्क जो है वो खनिज से प्राप्त ऐसा पदार्थ है जिसमें किसी एक धातु की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है। अयस्क को हमने यहाँ इस तरह से परिभाषित किया है। खनिज जिसमें किसी धातु विशेष की अधिक मात्रा होती है उसे खनिज का अयस्क कहते हैं। जैसे हमने यहाँ दो चार अयस्कों के उदाहरण दिए हैं। पहला सिनेबार, ZnS, कॉपर पायराइट CuFeS2, हेमेटाइट Fe2O3। सिनेबार जिंक का अयस्क है। कॉपर पायराइट कॉपर और आयरन दोनों का अयस्क होता है। हेमेटाइट Fe आयरन का अयस्क होता है। वास्तव में खनिज से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थ में किसी एक तत्व की या दो तत्वों की प्रतिशतता ज़्यादा होती है। इसी कारण उन खनिजों को उस धातु का अयस्क कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमारे पास एक खनिज है और उस खनिज में जिंक धातु की प्रतिशतता अन्य धातुओं की तुलना में ज़्यादा है तो हम उस खनिज को जिंक धातु का अयस्क कहेंगे।
का निष्कर्षण या धातुओं का निष्कर्षण। अब हम ये पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है, अर्थात किसी एक धातु के अयस्क से उसको शुद्ध अवस्था में किस तरह से प्राप्त किया जाता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम आसानी से यह समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाए, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में हमने अध्ययन किया था कि जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं वो अन्य तत्वों या समूहों के साथ शीघ्रता से क्रिया कर लेती हैं, जबकि जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं या अक्रिय होती हैं वह अन्य समूहों के साथ क्रिया आसानी से नहीं करती हैं। पृथ्वी पर जो धातुएं होती हैं वह सामान्यतः संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में होती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फाइड आदि। यानी जो धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं वो अधिकांशतः धातु ऑक्साइड के रूप में या धातु सल्फाइड के रूप में या धातु कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो सक्रियता श्रेणी को जानने के लिए आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। धातु के निष्कर्षण के लिए इस सक्रियता श्रेणी को हमने 3 भागों में बांटा गया है। पहला, सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और कम अभिक्रियाशील धातुएं। जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो संयुक्त अवस्था में ही पाई जाती हैं और इनके निष्कर्षण के लिए सामान्यतः विद्युत अपघटन विधि का उपयोग। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं से धातु प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों का उपयोग किया जाता है। तीसरा, कम अभिक्रियाशील धातु। जो कम अभिक्रियाशील धातु होती हैं वो सामान्यतः या तो सल्फाइड के रूप में या ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं और इन्हें गर्म करने से ही इनसे धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ हम धातुओं को प्राप्त करने के हम अब आगे और इन अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर सबसे पहले सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं की एक श्रेणी बनाई जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। उसके बाद हमने इसी सक्रियता श्रेणी के मध्य अभिक्रियाशील धातुओं की श्रेणी बनाई है जिसमें जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी है। और उसके बाद कम अभिक्रियाशील धातु जिसमें मुख्य रूप से सिल्वर और ऑरम यानी चांदी और सोना है। ये इतनी कम क्रियाशील धातु हैं कि ये प्रकृति में सामान्यतः मुक्त अवस्था में ही मिल जाती हैं। अब हम इस चार्ट को देखें तो अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण करने के लिए कई चरण होते हैं। यानी अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों को नीचे दिए गए चार्ट या रेखा चित्र से समझ सकते हैं। निम्न भागों में प्रत्येक चरण का विस्तृत चर्चा आगे हम करेंगे। इस चार्ट को पहले हम समझ लेते हैं। पहला दे रखा है अयस्क। अयस्क से पहले समृद्धिकरण किया जाता है। समृद्धिकरण में उसमें उपस्थित अशुद्धियों को हटा दिया जाता है जिससे उसमें धातु की मात्रा या धातु की प्रतिशतता बढ़ जाती है। उसके बाद आता है धातु का सांद्रण करना। धातु का सांद्रण भी उसमें धातु की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए ही किया जाता है और ये सांद्रण सामान्यतः सल्फाइड अयस्कों और कार्बोनेट अयस्कों के लिए अलग अलग प्रकार से किया जाता है। उसके बाद हमने तीनों अभिक्रियाएं या तीनों प्रकार के धातुओं को वर्गीकृत किया है। पहला, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं यानी अधिक अभिक्रियाशील धातुएं। इन अभिक्रियाशील धातुओं को गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करने से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। दूसरा है मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को शुद्ध अभिक्रियाशील धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हमें कुछ लंबे प्रक्रम या
लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें दो प्रकार के जो अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क या सल्फाइड अयस्क, उन अयस्कों का निस्तापन और भर्जन किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क के लिए निस्तापन किया जाता है और सल्फाइड अयस्कों के लिए भर्जन किया जाता है। भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है, जबकि निस्तापन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, अर्थात निस्तापन में ऑक्सीजन ना के बराबर उपयोग में होती है। इस प्रक्रिया से धातु जो होता है वो अपने ऑक्साइड में बदल जाता है और इस धातु ऑक्साइड का अपचयन कर कर धातु का शोधन कर लिया जाता है, यानी धातु शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है। तीसरा है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, जो सामान्यतः सल्फाइड या कार्बोनेट या ऑक्साइड के रूप में होती हैं और इन्हें सीधे ही गर्म करने से अर्थात भर्जन करने से ये धातु के रूप में परिष्कृत हो जाती हैं, यानी शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। अब हमने इस चार्ट में जो चीज़ पढ़ी, उस चार्टों को धातु अयस्कों में उपस्थित धातु की मात्रा को बढ़ाने के लिए धातु अयस्कों का समृद्धीकरण किया जाता है। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, जिसे गैंग कहते हैं या धात्री कहते हैं। इस गैंग या धात्री को अयस्कों से हटाने की प्रक्रिया को ही समृद्धीकरण कहते हैं। इससे धातु की मात्रा या प्रतिशतता बढ़ती है। यह अयस्क एवं गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणों पर आधारित होते हैं, अर्थात गैंग को अयस्क के पृथक किस विधि के द्वारा किया जाए, ये मुख्य रूप से उसके भौतिक और उनके रासायनिक गुणधर्मों पर निर्भर करता है। यदि किसी अयस्क में कोई अचुंबकीय या चुंबकीय अशुद्धि है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा उसमें से गैंग या अशुद्धियों को हटाया जाता है। आज हम सक्रिय श्रेणी में कम क्रियाशील या नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी कम क्रियाशील होती है और इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे कि सिनेबार, जो पारा या मरकरी का एक अयस्क है। इस अयस्क को वायु में गर्म करने पर यह पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब इसे और अधिक अगर गर्म किया जाए तो ये धातु ऑक्साइड मुक्त करके पारा या मरकरी में अपचयित हो जाता है। इसकी अभिक्रिया नीचे हमने दर्शाई है। ये देखिए आप इस अभिक्रिया को। इस अभिक्रिया में देखें HgS जो सिनेबार मर्क्यूरिक सल्फाइड है, जो ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO बनाता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसके साथ निकल जाती है। अब ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO बना है, जब इसको और गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है और Hg पारा या मरकरी मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार प्रकृति में कॉपर का जो अयस्क CuS पाया जाता है, इसे भी वायु की उपस्थिति में गर्म करने से यह भी मुक्त रूप से ऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः गर्म करने पर कॉपर को मुक्त कर देता है। जैसे Cu2S प्लस ऑक्सीजन को आपस में जब क्रिया कराते हैं, अर्थात Cu2S को जब गर्म करते हैं तो ये Cu2O यानी कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस कॉपर ऑक्साइड को जब पुनः और गर्म किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर के रूप में मुक्त हो जाता है और ऑक्सीजन और सल्फर गैस के रूप में मुक्त हो जाती है। इस प्रकार हमने आज देखा कि कम क्रियाशील धातुओं के अयस्क से किस तरह से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह सुने, समझें और सीखने का प्रयास करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकते हैं और आगे वाले वीडियो में उसका
आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।